नमस्कार, गुड मॉर्निंग। टाइम्स नाउ भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव और मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। जी फिट इंडिया के सुपरहिट बुलेटिन लेकर हम दोनों हाजिर हैं आपको बताने के लिए कि देश दुनिया में आखिर चल क्या रहा है। जी हाँ, अगले 1 घंटे तक आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपको दिखाएंगे तमाम वो खबरें जो आपके लिए जाना बेहद ही जरूरी है और खबरों को बताने का अंदाज भी बिल्कुल अलग होगा। तो अगले 1 घंटे के लिए बने रहिए हमारे साथ। सितंबर का महीना खत्म होने को है, लेकिन दुनिया के कई हिस्सों में अभी भी सैलाब का सितम जारी है। कई देश ऐसे हैं जो कुदरती आफत से अभी भी परेशान हैं। और बिहार के सिवान से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, आपको दिखाते हैं, जहां पर 2 लड़कियां आपस में भिड़ गईं। जी हाँ, यहाँ 2 छात्राएं पहले क्लासरूम में उनके बीच मारपीट हुई और फिर ये लड़ाई जो है वो सड़क तक जा पहुंची। पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। गौर से देखिए इस तस्वीर को। लड़कियों के बीच अचानक गुस्सा इतना बढ़ा कि क्लासरूम के अंदर ही मारपीट करने लगी। लेकिन क्लासरूम की लड़ाई से भी मन नहीं माना तो बाहर निकलकर सड़क पर ही एक दूसरे से भिड़ गई। देखिए इस लड़ाई के दौरान लात चले, घूंसे चले और जमकर मारपीट हुई। बुर्का पहने लड़कियों के बीच मारपीट की तस्वीर बिहार के सिवान से आई है। यहाँ 2 लड़कियां क्लासरूम से लेकर सड़क तक मारपीट करती नजर आई। जानकारी के मुताबिक कॉलेज में किसी बात पर लड़कियों की बहस शुरू हुई और फिर देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया, बात हाथापाई तक पहुंच गई। दोनों के बीच क्लासरूम में लड़ाई शुरू हुई और लड़ाई खत्म यही नहीं हुई। जैसे ही कॉलेज की छुट्टी हुई, लड़कियां बाहर निकली तो सड़क पर ही फाइट शुरू हो गई। अब इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अगली खबर आपको उत्तर प्रदेश के उन्नाव से बताते हैं, जहां पर प्रशासन ने भू माफिया पर ऐसी कार्रवाई की कि उसकी अरबों की संपत्ति को सीज कर लिया। जी हाँ, यहाँ पुलिस ने बुनियादी करते हुए बाकायदा जो भू माफियाओं के काले चिट्ठे थे उसको लाउड स्पीकर पर लोगों को सुनाया। साथ ही साथ भू माफियाओं की काली कमाई पर बड़ा एक्शन भी लिया। रिपोर्ट देखिए। चल संपत्ति अंतर्गत धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट में उनका मकान कुर्क किया जाता है। उन्नाव में आखिर किस गैंगस्टर पर प्रशासन ने अपना चाबुक चलाया है, लेकिन उससे पहले आप ये देख लीजिए कि आखिर किसी अपराधी गैंगस्टर की अवैध तरीके से जमा अकूत संपत्ति को कुर्क कैसे किया जाता है। ये संपत्ति को कुर्क करने की प्रक्रिया है। अब ये जान लीजिए कि उन्नाव में आखिर किस गैंगस्टर की संपत्ति कुर्क की गई। दरअसल डीएम के आदेश पर जिले के टॉप 10 गैंगस्टर में शुमार भूमाफिया हाजी नसीम की करोड़ों की प्रॉपर्टी को प्रशासन ने सीज किया है। पुलिस ने सबसे पहले भूमाफिया हाजी नसीम के अवैध मकान पर कुर्क की कार्रवाई की। मकान को कुर्क करने के बाद पुलिस गैंगस्टर हाजी नसीम के उस रेस्टोरेंट पहुंची जिसे अपराध और अवैध तरीके से बनाया गया। पुलिस ने यहां भी रेस्टोरेंट को कुर्क करने की कार्रवाई की। इसके बाद पुलिस भूमाफिया हाजी नसीम की उस प्रॉपर्टी को कुर्क करने पहुंची जिसे उसने फर्जी कागजात और दबंगई के दम पर कब्जा किया था। पुलिस ने यहां भी कुर्की का नोटिस लगाकर संपत्ति को सीज किया और मुरादी कर ऐलान किया कि इस संपत्ति पर अब कोर्ट के आदेश के बिना कोई खरीद फरोख्त नहीं होगी। गैंगस्टर और भूमाफिया हाजी नसीम फिलहाल जेल में बंद है, तो वहीं बाहर उसकी काली कमाई पर पुलिस प्रशासन एक्शन पर एक्शन लिए जा रहा है। उन्नाव प्रशासन ने भूमाफिया हाजी नसीम की अब तक 1 अरब से ज्यादा संपत्ति पर कार्रवाई की है, जिसमें प्रशासन ने उस 40 बीघे जमीन को भी कब्जे से मुक्त कराया जिस पर भूमाफिया ने अवैध कब्जा कर रखा था। अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रही है और यही वजह है कि यूपी में अपराध का ग्राफ जो है वो तेजी से गिरा है। जी आपको बता दें, गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, दोनों तरफ से फायरिंग हुई और उसके बाद क्या कुछ हुआ देखिए इस रिपोर्ट में। गाजियाबाद के विजयनगर में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। हिंडन बैराज पर चेकिंग अभियान चल रहा था। इस दौरान पुलिस ने बाइक सवार संदिग्ध युवकों को रोकने का इशारा किया, लेकिन बाइक सवार युवकों ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी और भागने की कोशिश की। पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया और जवाबी कार्रवाई में बदमाशों पर फायरिंग कर दी। पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया, जबकि दूसरे बदमाश को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर दिया। पुलिस की तरफ आ रहे थे। पुलिस ने जब चेकिंग के लिए उनको रोकने का प्रयास किया तो वो वहाँ से पुलिस के ऊपर फायरिंग करते हुए भाग निकले। पुलिस ने बचावात्मक फायरिंग किया, उसमें एक युवक को पैर में गोली लगी, दूसरा युवक भागते हुए बाइक से गिर गया और दोनों को पकड़ लिया है पुलिस ने।
गिरफ्त में आए बदमाशों की पहचान सलमान और शोएब के रूप में हुई है, जो दिल्ली के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों बदमाशों पर दिल्ली एनसीआर में हत्या की कोशिश, चोरी, लूट और आर्म्स एक्ट में लगभग 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। इन दोनों का आपराधिक इतिहास है। इसमें जो सलमान है, इसके ऊपर स्नैचिंग, लूट के जैसे कुल मिला के एनसीआर में पकड़ के 33 मुकदमे हैं और उसके साथ उसका साथीदार शोएब, इसके ऊपर 12 मुकदमे हैं। इन बदमाशों के कब्जे से चेन, मोबाइल, चोरी की मोटरसाइकिल, तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। और चलिए बिहार के सिवान से एक और खबर आपको बताते हैं, जहां पर जमीन विवाद को लेकर के 2 पक्ष आपस में इस कदर भिड़ गए कि पत्थरबाजी शुरू हो गई। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस के ऊपर भी पत्थरबाजी जो है वो की गई, जिसमें एसओ समेत कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छत से पत्थरबाजी करने का ये वीडियो बिहार के सिवान जिले से सामने आया। दरअसल दरौंदा थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव में 2 पक्षों के बीच जमीन विवाद को लेकर झड़प हो गई थी, जिसके बाद वो इलाका जंग का मैदान बन गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन आरोपियों में पुलिस का कोई खौफ नहीं था। पुलिस को देखकर दूसरा पक्ष घर की छत से ताबड़तोड़ पत्थर बरसाने लगा। आरोपियों के पथराव से मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी समेत कुछ पुलिसकर्मियों को भी चोटें आईं। वीडियो में साफ देख सकते हैं कि आरोपी कैसे छत से लगातार पथराव कर रहे हैं। इन आरोपियों की संख्या 6 से भी ज्यादा थी। पुलिस के मुताबिक मामला जमीन विवाद का था और पुलिस मौके पर शांति व्यवस्था के लिए गई थी, लेकिन आरोपियों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। वहीं पुलिस ने पत्थरबाजों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी की तलाश की जा रही है। खबर यूपी के सुल्तानपुर से है, जहां एक डॉक्टर की बेरहमी से हत्या कर दी गई। अखिलेश यादव जो है पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे थे और यहां उन्होंने योगी सरकार पर निशाना साधा। जी हाँ, लेकिन अखिलेश यादव के दावों की हवा बुलडोजर एक्शन ने निकाल कर रख दी। वो कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। बुलडोजर का स्टीयरिंग बीजेपी के हाथ में है, बीजेपी के हाथ में स्टीयरिंग है। और जब कभी भी बीजेपी के लोग फंसने लगते हैं तो बुलडोजर की चाबी खो जाती है, लाइसेंस गायब हो जाता है, इसे चलाने वाले नहीं मिलते हैं। सुल्तानपुर में डॉक्टर हत्याकांड को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए, राजनीति करने की कोशिश की, लेकिन बाबा के बुलडोजर ने अखिलेश के दावों को खुश कर दिया। डॉक्टर हत्याकांड मामले को लेकर बड़ा एक्शन देखने को मिला। मुख्य आरोपी और उसके करीबियों के ठिकानों पर बाबा के बुलडोजर की दहाड़ सुनाई दी। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध निर्माण को देखते ही देखते खंडर में तब्दील कर दिया गया। बंद कमरों के ताले तोड़े गए और फिर बुलडोजर एक्शन से अवैध निर्माण को नेस्तनाबूद कर दिया गया। आपको बता दें कि यह बुलडोजर कार्रवाई डॉक्टर घनश्याम तिवारी मर्डर केस में आरोपी अजय नारायण के ठिकानों पर हुई। हत्याकांड के बाद आरोपी अजय नारायण पर 50,000 का इनाम घोषित है। जमीन विवाद में शनिवार की शाम चिकित्सक पर लाठी डंडों से हमला कर क्रूर तरीके से हत्या की गई थी। अब तक इस मामले में आरोपी अजय नारायण सिंह और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। पूर्व बीजेपी जिलाध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रहे गिरीश नारायण सिंह के भतीजे अजय नारायण सिंह इस हत्याकांड के आरोपी हैं। डॉक्टर की पत्नी निशा तिवारी की तहरीर पर अजय और 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले में 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, लेकिन मुख्य आरोपी अब तक फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। कुछ लोगों को सच में भगवान का डर नहीं होता। यहाँ पर एक शख्स ने चोरी करते हुए भगवान की मूर्ति पर ही हाथ साफ कर दिया और ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है। यहाँ महिलाएं इतनी भावुक हो गई कि वो अपने आंसू तक रोक नहीं पाई। पहले भगवान को प्रणाम, फिर भगवान की मूर्ति की चोरी। यह हैरत अंगेज घटना सामने आई है उत्तर प्रदेश के मेरठ से, जहां एक मंदिर में चोर ने इस घटना को अंजाम दिया है। आप देख सकते हैं कि पहले यह व्यक्ति मंदिर में आकर भगवान को प्रणाम करता है। इसके बाद वो चारों तरफ देखता है और फिर भगवान की मूर्ति को अपने साथ ले जाता है। ये वारदात यहाँ लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मेरठ के थाना मेडिकल क्षेत्र के प्रवेश विहार में ये घटना हुई है। वहीं मूर्ति के अलावा दूसरी चीजों पर भी चोर ने हाथ साफ किया। इस घटना के बाद लोगों में बहुत गुस्सा है। लोगों ने न सिर्फ पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की, बल्कि आरोपी को सौंपने की भी मांग की।
गोलोक धाम मंदिर में कुछ महिला तो इतनी भावुक हो गई कि वो फूट फूट कर रोने लगी। घटना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। अब सबको इस बात का इंतजार है कि चोर कब पुलिस की गिरफ्त में आता है। मध्य प्रदेश के छतरपुर से खबर है, जहां केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। जल सत्याग्रह के जरिए किसान जो है प्रशासन पर मुआवजा देने का दबाव जो है बनाते नजर आ रहे हैं। आखिर ये परियोजना है क्या, जानने के लिए हमारी ये रिपोर्ट देखिए। अभी तो ये लड़ाई है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में किसानों का जल सत्याग्रह जारी है। सैकड़ों की गिनती में किसान स्थानीय लोगों के साथ तख्तियां लेकर पानी के बीच खड़े हैं और सरकार से विशेष पैकेज की मांग कर रहे हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना जिसका प्रधानमंत्री जी अभी लोकार्पण करने को आतुर हैं। इस परियोजना में 22 गांव आ रहे हैं, जिसमें 15 गांव जो है वो छतरपुर जिले के हैं और 7 गांव पन्ना जिले के हैं। इस पूरी परियोजना में हजारों परिवार के जीवन पे संकट खड़ा हो रहा है, जिसमें ज़्यादातर परिवार आदिवासी परिवार हैं। मोदी जी जिन आदिवासियों के सम्मान की बात करते हैं, वो पूरी तरह से आदिवासी पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। इनकी मांग है कि केन बेतवा लिंक परियोजना के डूब क्षेत्र में आए गांव के लोगों को मुआवजा दिया जाए। हमारा जो है बेतवा नदी का बांध बनता है, उसकी हमारी कोई सुनाई नहीं है, ना कोई सुनता है। बांध की तो तैयारी हो चुकी है, और जहाँ तैयारी नहीं करी किसी ने कि इसका कितना बजट देना, कितना घर का देना, कितना मकान का देना। मांग तो जहाँ के बांध बनेगा, हमको 50 लाख रुपए की मांग है, हमारी 5 एकड़ जमीन की मांग है। आप ना देगा तो हम बूढ़ में बंद करके मर जाएंगे। केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत बनने वाले बांध से छतरपुर के 15 गाँव के लोग प्रभावित हो रहे हैं। इन लोगों को अपने घर तबाह हो जाने का डर सता रहा है। गाँव के लोगों ने प्रशासन पर मनमाने तरीके से जमीन अधिग्रहण करने का आरोप लगाया। ना इनका सर्वे हुआ है, ना इनको पता है कि कहाँ इनका विस्थापन किया जाना है, ना इनका R&R जहाँ इनको बसना है वो इस पे कुछ बताया नहीं गया है। और सब कानून का नाम तो पारदर्शिता है, लेकिन पूरे कानून में अपारदर्शिता बरती जा रही है, जिसे लेके ग्रामीणों में गहरा आक्रोश है। मेरा प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि वो पहले ग्रामीणों की मांग को सुने और उनकी जो भी जायज मांगे हैं उन पर विचार करें, उनको माने। उसके बाद इस प्रक्रिया के साथ कानून का पालन करते हुए ही इस परियोजना को आगे बढ़ाएं। हजारों की गिनती में ये लोग शहरों की गलियों से होते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनमें महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल हैं, ताकि मुआवजे की मांग को लेकर प्रशासन पर दबाव बनाया जा सके। और खबरें लगातार आपको बता रहे हैं, लेकिन आगे आपको दिखाएंगे खबर झटपट अंदाज में, तो आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन अभी खबर मध्य प्रदेश से आपको बताते हैं, जहां पर कांग्रेस पार्टी की अंतर्कलह साफ तौर पर सामने आ रही है, क्योंकि जन आक्रोश यात्रा निकाली थी कांग्रेस पार्टी द्वारा और उसके बाद वहां पर जमकर हंगामा हुआ। दरअसल यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हुए नजर आए। न सिर्फ कार्यकर्ता आपस में भिड़े, बल्कि महिला नेताओं के साथ अभद्रता और अश्लील हरकतें भी की गई। कहां तो मौका जन आक्रोश यात्रा का था और कहां कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में ही उलझ गए। मध्य प्रदेश के शिवराज सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने जन आक्रोश यात्रा निकाली, लेकिन इसी दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ते नजर आए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के टकराव की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के उज्जैन के बड़नगर की हैं। यहां कांग्रेस ने बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के खिलाफ जन आक्रोश यात्रा निकाली, लेकिन कांग्रेस को अपने ही कार्यकर्ताओं के आक्रोश का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में गुटबाजी इतनी ज्यादा थी कि मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस महासचिव स्वीटी पाटिल तक को मंच पर जाने नहीं दिया। इतना ही नहीं, स्वीटी पाटिल के साथ अश्लील हरकत और छेड़छाड़ जैसी घटना को भी अंजाम दिया गया। स्वीटी पाटिल का आरोप है कि इस तरह की शर्मनाक घटना को अंजाम स्थानीय विधायक और उनके परिजनों की ओर से दिया गया। रथ को रोक के सभा की तरफ सब लोग जाने लग गए, तब मैं सभी वरिष्ठ जनों के साथ जाने लग गई, तो मुझे अकेली को मंच पे चढ़ने से मना किया गया, धक्का बुक्की करी गई, हाथ झटका गया और इतना अश्लील व्यवहार विधायक के कहने पे उसके भाई द्वारा, आरोपियों द्वारा, विधायक के बेटों द्वारा, उसके परिवार द्वारा मेरे साथ वो छेड़खानी करी। इस घटना के बाद स्वीटी पाटिल ने स्थानीय पुलिस थाने में बाकायदा शिकायत दर्ज कराई। मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं, लेकिन इस चुनाव से पहले ही कांग्रेस का एक घमासान बताता है कि कांग्रेस भीतरघात से जूझ रही है।
मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में उलझे तो वहीं उज्जैन से दूर शिमला में बीजेपी कार्यकर्ता जो है वो पुलिस से उलझते हुए नजर आए। जी हाँ, जैसे ही अपने कार्यक्रम में वो आगे बढ़ रहे थे कार्यकर्ता, उन्हें पुलिस की टीम ने रोक दिया। आखिर क्यों रोका, वजह जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। पुलिस के साथ गुत्थम गुत्थी की इस तस्वीर को देखिए। एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं तो दूसरी ओर पुलिस इन्हें रोकने की कोशिश में जुटी है, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता रुकने का नाम नहीं ले रहे। पुलिस की तमाम कोशिशों के बाद भी बीजेपी कार्यकर्ता बैरिकेड तोड़ आगे बढ़ने की कोशिश में हैं। पुलिस के साथ ताकत प्रदर्शन की तस्वीर शिमला से आई है। चौड़ा मैदान में बीजेपी कार्यकर्ता और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई। बीजेपी कार्यकर्ता विधानसभा की ओर बढ़ने की कोशिश में थे, जबकि पुलिस उन्हें रोकने की कशमकश कर रही थी। बीजेपी चौड़ा मैदान में कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। इसी प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता विधानसभा की ओर बढ़ने लगे, लेकिन किस तरह पुलिस इन लोगों को रोकने में कामयाब रही। आप देख सकते हैं किस तरह जो है यहाँ पर कार्यकर्ता जो है बैरिकेड के ऊपर चढ़ने की कोशिश की जा रही है, बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है ताकि जो वो बैरिकेड को तोड़ सके और यहाँ से बाहर निकल सके। पूनम शर्मा, टाइम्स ऑफ भारत, शिमला, हिमाचल प्रदेश। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी जोरों शोरों से तैयारी कर रही है और इसी सिलसिले में बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट भी रिलीज कर दी है। जी हाँ, जिसमें 39 उम्मीदवारों का नाम है। इसमें मजे की बात यह है कि 3 केंद्रीय मंत्री और 7 सांसदों को टिकट जो है वो दिया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इन 39 सीटों पर जो उम्मीदवार उतारे जाएंगे, इसमें से 36 सीटें बीजेपी पहले हार चुकी है। कोई नारेबाजी कर रहा है तो कोई मिठाई बांट रहा है, कुछ ऐसे भी है जो पटाखे फोड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कैंडिडेट की दूसरी लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट के जारी होते ही एमपी में कई जगह इसी तरह का माहौल दिखा। बीजेपी की ओर से जारी दूसरी लिस्ट में 39 उम्मीदवारों के नाम हैं। खास बात यह है कि 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसदों को टिकट दिया गया है। मुरैना की दिमनी सीट से नरेंद्र सिंह तोमर, नरसिंहपुर विधानसभा सीट से प्रहलाद पटेल, निवास विधानसभा सीट से फग्गन सिंह कुलस्ते को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर विधानसभा क्रमांक 1 से टिकट दिया गया है। कैलाश विजयवर्गीय के चुनाव लड़ने की खबर मिलते ही इंदौर में पटाखे फोड़कर कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त खुशियां मनाई। टिकट की घोषणा के बाद कैलाश विजयवर्गीय ने साफ कर दिया कि पार्टी जो आदेश देगी उसे मानेंगे। पार्टी का आदेश है, खाली ये बताया था कि आपको कुछ काम दिया जाएगा, तुम ना नहीं करोगे, तुमको करना है। और 1 नंबर का जब टिकट डिक्लेयर हुआ तो मुझे भी आश्चर्य हुआ, पर हम तो पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी जो आदेश देगी वो करेगी। बता दें कि बीजेपी ने दूसरी लिस्ट में जिन 39 सीटों पर नामों का ऐलान किया है, उनमें से 36 सीटें 2018 के चुनाव में हारी हुई हैं। राजस्थान में चुनावी बिसात बिछ चुकी है। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राजस्थान में थे तो गहलोत सरकार को जमकर घेरा और जमकर कांग्रेस को निशाने पर लिया। लेकिन राजस्थान से पहले मध्य प्रदेश में पीएम मोदी ने सनातन धर्म को लेकर के इंडिया गठबंधन की जो नियत है उस पर सवाल खड़े किए और क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने, आपको सुनाते हैं। राजस्थान में चुनावी शंखनाद के बीच पीएम मोदी सोमवार को जयपुर पहुंचे, जहां पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कन्हैया लाल का जिक्र किया और गहलोत सरकार को घेरा। जहां सरेआम गला काटने की घटनाएं हो और सरकार मजबूर हो, ऐसे वातावरण में निवेश कैसे हो सकता है? ये साधारण अपराध नहीं है, ये कांग्रेस की वोट बैंक की तुष्टीकरण की नीति का परिणाम है। जयपुर में पीएम मोदी ने गहलोत सरकार के साथ कांग्रेस पार्टी को भी कटघरे में खड़ा किया। पीएम मोदी ने कांग्रेस सरकार को आतंकियों और अपराधियों का समर्थक बताया। जब कांग्रेस सरकार आतंकियों पर कार्रवाई के बजाय उन पर मेहरबान हो, जब कांग्रेस सरकार अपराधियों को खुली छूट दे रही हो, तो फिर कानून का खौफ कैसे रहेगा? जयपुर से पहले पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के भोपाल में भी जनसभा को संबोधित किया। वहां पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन पर हमला बोलते हुए एक बार फिर निशाना साधा कि इंडिया गठबंधन सनातन को समाप्त करने में जुटी है।
मेरे परिवारजनों, मध्य प्रदेश में हमारी धरोहर के दर्शन होते, देवी अहल्याबाई और रानी दुर्गावती सहित हमारे अनेक पूर्वजों ने भारत की विरासत को समृद्ध करने में भूमिका निभाई। लेकिन कांग्रेस और उसका घमंडिया गठबंधन हमारी इस विरासत को, सनातन को समाप्त करना चाहता है। इसलिए भी ऐसे दलों से मध्य प्रदेश को बहुत सावधान रहना होगा। राजस्थान और मध्य प्रदेश में जल्द चुनाव होने हैं, जहां कांग्रेस पीएम मोदी और बीजेपी पर हमला कर रही है, तो वहीं ऐसे में पीएम मोदी भी अपने दौरे के दौरान विरोधियों पर पलटवार करने से नहीं चूक रहे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे लोकसभा और राज्यसभा में नारी शक्ति वंदन बिल पास होने के बाद से देश के अलग अलग राज्य में अभिनंदन कार्यक्रम चलाया जा रहा है, और ऐसा ही एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया गुजरात में। जी हाँ, यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस खास कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। अहमदाबाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। अहमदाबाद के साथ साथ वडोदरा में भी उनका खास कार्यक्रम होना है। आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर रहेंगे, जहां उनका बेहद व्यस्त कार्यक्रम है। तय कार्यक्रम के मुताबिक पीएम मोदी आज शाम 6 बजे अहमदाबाद पहुंचेंगे। अहमदाबाद में पीएम मोदी अभिनंदन कार्यक्रम में शामिल होंगे। अहमदाबाद में महिलाएं कार्यक्रम में पीएम मोदी का सम्मान करेंगी। प्रोग्राम के बाद एयरपोर्ट के पास ही पीएम मोदी का भाषण होगा। अहमदाबाद के प्रोग्राम के बाद 27 सितंबर को पीएम मोदी साइंस सिटी बोडेली से वडोदरा तक कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। साइंस सिटी में वाइब्रेंट गुजरात समिट में पीएम मोदी हिस्सा लेंगे। वाइब्रेंट गुजरात समिट के 20 साल पूरे होने पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। दिल्ली, मुंबई के कारोबारी और अलग अलग देशों के राजदूत इसमें शामिल होंगे। साइंस सिटी से पीएम मोदी सीधे बोडेली पहुंचेंगे। बोडेली में 450 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण करेंगे। दोपहर 2 बजे पीएम मोदी वडोदरा पहुंचेंगे। महिला आरक्षण पास होने पर वडोदरा में अभिनंदन कार्यक्रम में वो हिस्सा लेंगे। नारी शक्ति वंदन विधेयक के लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के मौके पर देश भर के कई हिस्सों में अभिनंदन कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कार्यक्रम गुजरात में भी आयोजित किए जा रहे हैं। लोकप्रियता के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया में पहले पायदान पर है। दुनिया का हर बड़ा नेता जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करता है। जी हाँ, और सोशल मीडिया की बात करें तो यहाँ पर भी पीएम मोदी का डंका बजता है, और एक और नया रिकॉर्ड पीएम मोदी ने अपने व्हाट्सएप चैनल के जरिए बनाया है। देखिए इस रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर पीएम मोदी ने एक बार फिर अपनी लोकप्रियता का लोहा मनवाया। पीएम मोदी के व्हाट्सएप चैनल ने नया रिकॉर्ड कायम किया है। एक हफ्ते से भी कम समय में पीएम मोदी के व्हाट्सएप चैनल पर फॉलोअर्स की संख्या 50 लाख के पार पहुंच गई है। पीएम मोदी ने अपने चैनल से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप कम्युनिटी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि जैसा कि हम 50 लाख से अधिक का समुदाय बन गए हैं, मैं उन सभी का आभारी हूं जो मेरे व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से मेरे साथ जुड़े हैं। आप में से हर एक के निरंतर समर्थन और जुड़ाव के लिए आभारी हूं। पीएम मोदी दुनिया के ऐसे नेता बन चुके हैं जिनके व्हाट्सएप चैनल पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं, और फॉलोअर्स की संख्या सबसे तेजी से बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिकॉर्ड फॉलोइंग है। एक्स पर 91 मिलियन फॉलोअर्स के साथ प्रधानमंत्री मोदी सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले भारतीय राजनेता हैं। इसके साथ ही फेसबुक पर पीएम मोदी के 48 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जबकि इंस्टाग्राम पर पीएम मोदी के 78 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। व्हाट्सएप चैनल टेक्स्ट, फोटो, वीडियो, स्टिकर और पोल भेजने का वन वे ब्रॉडकास्ट चैनल का फीचर है। अपडेट्स टैब में चैनल का ऑप्शन है, जहां पर आप चैनल क्रिएट करने के साथ चैनल फॉलो कर सकते हैं।